लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टूल स्टडी किए थे जिनकी हेल्प से हम किसी भी जो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हम इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है आज की क्लास में वो पढ़ने वाले हैं। इम्यूनाइजेशन टेक्निक, इसका एग्ज़ाम में जैसे पिछली क्लास में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा बेवकूफ़ बनाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाती जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी नहीं थी। ठीक है, तो आज जो है ये सारे का सारा जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मान लो एक फंड है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ना फ्यूचर में कुछ लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है और इसके लिए उनके पास कुछ एसेट्स भी अवेलेबल है जो फ्यूचर में इनफ्लो ऑफ कैश प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब लायबिलिटी की टाइमिंग और एसेट की टाइमिंग एग्जैक्टली मैच हो जाए कि लायबिलिटी जिस टाइम पे पे करनी है और एसेट्स जिस टाइम पे आने हैं, अगर उनकी टाइमिंग एग्जैक्टली मैच हो जाए तो ऐसी किस्मत फंड मैनेजर की हो नहीं सकती। और अगर है भी तो एक बार दो बार ऐसा हो भी सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जिस टाइम पे लायबिलिटीज पे करनी है उतने ही टाइमिंग वाले आपको एसेट्स भी मिल जाएं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका ठीक है आपका नुकसान होने के चांस नहीं होंगे बट फायदा होने के चांस भी नहीं होंगे। सो इन जनरल बात करें तो परफेक्ट मैचिंग ऑफ टाइम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैश फ्लोज अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। चलो मान लेते हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं वो ए है, हमारे एसेट्स ए हैं, हमारी लायबिलिटीज़ जो हैं वो एल हैं। एसेट्स हमारे ए हैं और लायबिलिटीज़ हमारी एल है। मान लेते हैं कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू VAI है, लायबिलिटीज़ की प्रेजेंट वैल्यू VLI है, और जो सरप्लस जिसको कि हमने क्या डिफाइन किया था, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस VAI माइनस VLI इज इक्वल टू SI है। ठीक है, अब मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो VA और VL ऑब्वियस बात है दोनों गिरेंगे। ठीक है, डर क्या है, डर ये है कि VA ज़्यादा गिर जाए, VL कम गिरे और सरप्लस नेगेटिव हो जाए। डर ये है कि सरप्लस नेगेटिव हो जाए। इसी तरह इंटरेस्ट रेट गिरता है, VA और VL दोनों बढ़ेंगे। अब डर क्या है, डर ये है कि VA कम बढ़े, VL ज़्यादा बढ़ जाए और फिर से सरप्लस नेगेटिव ना हो जाए, और इसी डर ने उसकी नींद जो है मतलब रात को बुरे बुरे सपने आते हैं इसकी वजह से ही। सो आप बोलोगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने या कम होने पर जो हमने ऊपर कहा कि सरप्लस नेगेटिव होगा, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। ठीक है, पर ये रिस्क थोड़ी है, इस बात से थोड़ी मुझे डर लगता है कि मुझे प्रॉफिट ना हो जाए कहीं। डर किस बात से लगता है, नुकसान ना हो जाए। ठीक है, सो रिस्क जो होता है नुकसान होने का होता है, फायदा होने का नहीं होता। सो वी आर कंसर्न ओनली विद द डाउन साइड रिस्क कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट का चेंज आपके सरप्लस को नेगेटिव यानी कि डेफिसिट में ना ले जाए। ठीक है, सो सिंपल टर्म्स में जो इम्यूनाइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम एसेट पोर्टफोलियो को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट होने से आपका सरप्लस नेगेटिव ना हो जाए। बट मैंने कहा स्मॉल चेंजेस ना कि लार्ज चेंजेस। ठीक है, चलो जैसे मान लो अब स्मॉल चेंज से इफेक्ट पड़ेगा और लार्ज इफेक्ट ना पड़े, लार्ज चेंज से इफेक्ट पड़ेगा। इसको ना एक ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो मैंने ना मतलब मुझे 4 व्हील ड्राइव की गाड़ी लेने का शौक है। मैंने टोयोटा लैंड क्रूज़र ले ली, मतलब दुबई में मैं एक बार सफारी में होके आया तो बहुत अच्छी लगी गाड़ी मुझे, तो मैंने टोयोटा लैंड क्रूज़र लेने का सोच लिया। ठीक है, पोस्टस्क्रिप्ट अगर मैं लिखूं तो गरीब का सपना है ये। कंपनी कहती है कि ये ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है, कंपनी ये कहती है, वैसे तो जीप रैंगलर बोलते हैं बेस्ट है, बट चलो कंपनी कहती है कि टोयोटा लैंड क्रूज़र, मतलब मेरी औकात वाली बात करें ना, कि टोयोटा लैंड क्रूज़र जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है। अब मैं इसे दिल्ली में चला रहा हूँ,
अब मैं इसे दिल्ली में चला रहा हूं। अब मान लो कि एक फ्लाईओवर के ऊपर ना जाम लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला था कि हाँ जी ऑफ रोडिंग के लिए है, तो मैं सीधा क्या करता हूँ, फ्लाईओवर से नीचे उतार लूँ। ऑफ रोडिंग नहीं कर रहा मैं, ऑफ फ्रॉम वर्ड होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं सीधा फ्लाईओवर से बोलूँगा जी कंपनी ने बोला था ऑफ रोडिंग में जितना मर्जी गड्ढों में उतार लो, जहाँ मर्जी से उतार दो इसको, और जहाँ मर्जी को मैं अगर लिटरल सेंस में ले लूँ, फ्लाईओवर से नीचे उतार दूँ, तो ऑफ रोड तो नहीं जाएगा, ऑफ फ्रॉम वर्ड होने के चांसेस मेरे ज़्यादा हो जाएंगे। सो गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए है, ऑफ फ्लाईओवर के लिए नहीं। यानी कि पोर्टफोलियो इम्यूनाइजेशन भी आपको स्मॉल इंटरेस्ट रेट चेंज से तो नेगेटिव जाने से बचा सकता है, बट लार्ज से नहीं। बट फिर भी ये इम्यूनाइजेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, आप बोलोगे चेंज अगर लार्ज हो गया तो क्या करेंगे, क्या फ़ायदा इसका? इम्यूनाइजेशन तब भी हेल्पफुल रहता है क्योंकि सेंट्रल बैंक को जब भी इंटरेस्ट रेट में चेंज करना होता है ना, तो वो डायरेक्टली इकट्ठा नहीं कर देते, चल यार आज 2% इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, 3% बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता। वो इस बात को स्टेप्स में करते हैं, यानी हर मॉनेटरी पॉलिसी जो आती है उसके अंदर ये चेंज करते हैं। यानी कि अगर 1% उन्होंने गिराना होगा ना, 1% इंटरेस्ट रेट गिराना है, तो 1% इंटरेस्ट रेट को ना वो 100 BPS बोलते हैं, बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं। तो वो पहली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, रिव्यू करेंगे, 25 BPS यानी कि 0.25% से गिराएंगे। गिराना 1% है। अब फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो इसके लिए तो इम्यून ही है, यानी कि छोटे स्मॉल चेंजेस, जो स्मॉल चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट उसके लिए इम्यून ही है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरेगा ना, तो वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लेगा। तो अब नए वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी जैसे मान लो पहले इंटरेस्ट रेट 7% था, इस पर इम्यून था, मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट 6.75% हो जाए या 7.25% चला जाए, दोनों ही सिचुएशन में सरप्लस पॉजिटिव ही रहता। एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट मान लो गिरा के 6.75% कर देती है। अब अगर फंड मैनेजर फिर से इम्यूनाइजेशन की टेक्निक को फॉलो करके इंटरेस्ट रेट को 6.75% मानते हुए इम्यूनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, तो वो 6.5% से 7% तक के फ्लक्चुएशन के लिए इम्यून हो जाएगा। अब मान लो गवर्नमेंट ने क्योंकि 1% सोच रखा था, अब वो फिर से इसको 6.5% पे ले आते हैं, ये फिर से रीबैलेंस कर देगा एंड फिर से रीबैलेंस करके 6.25% से 6.75 तक % के लिए इम्यूनाइज कर देगा। ठीक है, यानी कि जो फंड मैनेजर है उसको इम्यूनाइजेशन की हेल्प से मौका मिलता है कि वो फंड को संभाल ले। तो कोई भी फंड इम्यूनाइज कब होगा स्मॉल इंटरेस्ट रेट चेंज के लिए, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन, करंट इंटरेस्ट रेट पर फंड का सरप्लस 0 है। करंट इंटरेस्ट रेट पर फंड का सरप्लस 0 है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी सेम है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी सेम है, या सरप्लस जो है वो, अगर करंट इंटरेस्ट रेट को मैं I0 मान लूँ, तो करंट इंटरेस्ट रेट पर ये सरप्लस जो है 0 है। ठीक है, क्योंकि अगर पहले ही बहुत ज़्यादा सरप्लस होगा तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से सरप्लस नेगेटिव ना हो, ठीक है, बट कम हो जाए। नुकसान तो आपको तब भी हो गया। जैसे मान लो सरप्लस ऑलरेडी 5 करोड़ का था, हमारे पास ऑलरेडी 5 करोड़ का सरप्लस पड़ा हुआ था कि एसेट्स हमारे लायबिलिटी से 5 करोड़ ज़्यादा थे। इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, अब सरप्लस रह गया 1 करोड़ का, नेगेटिव तो नहीं हुआ तब भी। फंड मैनेजर ना अपने कॉलर उठा के ये बोल रहा है, देखा सर मैंने सरप्लस नेगेटिव नहीं होने दिया, तो मेरा तो बोनस बनता है। हम कहेंगे एक बार तू जब साइड में आ तो बताते हैं, तूने हमारा 4 करोड़ डुबा दिए हैं, ठीक है, 5 करोड़ का सरप्लस था, तूने 1 करोड़ रहने दिए। तो इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट को हम ये मानते हैं कि सरप्लस जो था वो 0 था। अब फंड मैनेजर जो है अगर किसी लायक है तो अब हम कहते हैं अब इसको नेगेटिव ना होने दियो भाई। मैं तो तब मानूंगा कि अब नेगेटिव ना हो, तो ठीक है, ऑलरेडी पॉजिटिव दे के अगर चलूंगा फिर तो नेगेटिव होने से तो कोई भी बचा लेगा। तो करंट इंटरेस्ट रेट पर सरप्लस हम मान के चलते हैं कि 0 है। सेकंड कंडीशन, अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या इंटरेस्ट रेट गिरता है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट I0 प्लस एप्सिलॉन चेंज, ये पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स
एट न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होना चाहिए। यानी कि अब इंटरेस्ट रेट नया वाला अगर आ भी गया ना तो भी एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू लायबिलिटीज की प्रेजेंट वैल्यू से आपकी ज्यादा ही होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंड इम्यूनाइज है। ठीक है, सो हम इम्यूनाइजेशन कैसे अचीव करेंगे? तो हम जो इम्यूनाइजेशन है उसको कैसे अचीव करेंगे? देखो, फर्स्ट मान लो मैं एस आई का इक्वेशन लिखता हूं, दैट इज वी ए आई माइनस वी एल आई। ये है एक टेलर्स थ्योरम होती है, जिन्होंने मैथ्स ऑनर्स पढ़ा है, इकोनॉमिक ऑनर्स पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा होगा। बीकॉम वालों ने नहीं पढ़ा होता, 12th तक ये नहीं था, तो सीधा सीधा ये है, वो कहते हैं टेलर थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें फंक्शन दिया है ऐसा है, हम एस ऑफ आई नॉट प्लस ई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली, वैसे अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि मैं दोनों चीज़ बताता हूँ पहले, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा एस एट आई नॉट प्लस एप्सिलॉन एस डैश आई नॉट प्लस ई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एस डबल डैश आई नॉट प्लस और भी टर्म्स होती हैं। तो अगर मैं प्लस और वाली टर्म्स को इग्नोर कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि उसमें ई बहुत छोटा है, उसका जब ई क्यूब करूंगा और उसको 3 फैक्टर से डिवाइड करूँ तो वैसे बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि सरप्लस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैं इसके बाद वाली टर्म्स को इग्नोर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एस आई नॉट प्लस ई है वो अप्रॉक्सीमेटली एस आई नॉट प्लस ई एस डैश आई नॉट प्लस ई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एस डबल डैश आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, सो अब पहली कंडीशन क्या कहती है? एस आई नॉट, तो करंट इंटरेस्ट रेट पे तो एस आई नॉट किसके बराबर है? 0 के बराबर, ये तो गिवन है। सेकेंड टर्म को देखें, सेकेंड टर्म एस डैश आई नॉट इंटू ई है, ई इंटू एस डैश आई नॉट है। तो अगर ये टर्म मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव रहे, तभी तो सरप्लस पॉजिटिव आएगा। ये टर्म पॉजिटिव तभी होगी कि अगर ई पॉजिटिव हो, ई पॉजिटिव हो तो एस डबल डैश भी पॉजिटिव होना चाहिए, एस डैश भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ई नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सो डेरिवेटिव तो चलो मेरे हाथ में है, पॉजिटिव रखना या नेगेटिव रखना, मतलब इस तरह सेलेक्ट करना, बट ई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये तो निर्मला सीतारमन जी ही बता सकती हैं कि जो चेंज वो करने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव चेंज आएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या गिरेगा। इसलिए हम सिर्फ यही एज्यूम कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा कर लें कि एस डैश आई नॉट 0 हो जाए। हम कुछ ऐसा कर लें कि एस डैश आई नॉट हमारा 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हो गया तो ई जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो उसके किसी भी डिसीजन से हमारी जो ये टर्म है ये हमारे सरप्लस को इंपैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, सो ई जो है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। यानी कि एस डैश आई नॉट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या मैं इसको कह सकता हूं कि वी डैश ए एट आई नॉट इज इक्वल टू वी डैश एल एट आई नॉट होना चाहिए। ये बात होगी। चलो अब आते हैं तीसरी टर्म पे। थर्ड टर्म को हम देखें तो हमें पता है ई स्क्वायर बाय 2 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सरप्लस नेगेटिव ना हो जाए, पर ये तो नहीं चाहते ना कि पॉजिटिव ना हो। तो आप ये तो चाह सकते हैं कि मेरा बुरा ना हो, पर ये तो नहीं चाहोगे ना कि नहीं बुरा ना हो पर अच्छा भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं चाहेंगे। तो एस थर्ड टर्म पूरी को पॉजिटिव बनाने के लिए, ये तो पॉजिटिव है ही, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा? एस डबल डैश एट आई नॉट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी वी डबल डैश ए ऑफ आई नॉट शुड बी ग्रेटर देन वी डबल डैश एल एट आई नॉट होना चाहिए। तो अब अगर मैं इस इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को रिविजिट करूं तो मैंने कौन सी 3 कंडीशन जो है निकाली? पहली कंडीशन वी ए आई नॉट इज इक्वल टू वी एल आई नॉट। दूसरी कंडीशन वी डैश ए आई नॉट इज इक्वल टू वी डैश एल आई नॉट। तीसरी कंडीशन वी डबल डैश ए आई नॉट इज इक्वल टू वी डबल डैश एल नॉट। सॉरी,
इज ग्रेटर देन वी डबल डैश एल नॉट। ठीक है, सो इस इम्यूनाइजेशन की कंडीशंस को अगर हम देखें तो अब वही बात, CM1 में क्वेश्चंस करने के लिए तो हमें सिर्फ इतना सा चाहिए, ये इक्वेशन ये हमने कहाँ से बनाई ये मैटर नहीं करता, ना ही टेलर थ्योरम से कोई पूछने वाला है आपको। तो CM1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखनी है इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस में। तो इस इम्यूनाइजेशन की कंडीशंस को हम ना वोलैटिलिटी और कॉन्वेक्सिटी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वोलैटिलिटी एंड कॉन्वेक्सिटी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1956 में एक ब्रिटिश एक्चुअरी हुए, रेडिंगटन, उन्होंने ना कंडीशंस फॉर इम्यूनाइजेशन दी जो कि इस तरह से हैं। उन्होंने ये कहा कि पहली कंडीशन तो तुम्हारी ठीक है कि सरप्लस नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में हमने कहा जी V डैश ए आई नॉट इज इक्वल टू V डैश एल आई नॉट होना चाहिए। वो कहते हैं मानता हूँ। तो वो कहते हैं फिर इसका नेगेटिव भी तो बराबर होगा, अगर दो वैल्यूज बराबर हैं तो उनके माइनस करने पर भी तो बराबर ही रहेंगे। हाँ जी बराबर रहेंगे। इसको VA से डिवाइड कर दें और इसको VL से डिवाइड कर दें तो भी तो बराबर रहेंगे। हमने पूछा क्यों, कहते तुम्हारे खुद तो बोल रहे हो V और VL बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या था, ये था वोलैटिलिटी ऑफ एसेट्स एट आई नॉट, ये क्या था वोलैटिलिटी ऑफ लायबिलिटी एट आई नॉट। तो इसका मतलब उन्होंने दूसरी कंडीशन क्या दे दी कि वोलैटिलिटी जो है, फर्स्ट कंडीशन प्रेजेंट वैल्यू बराबर होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन वोलैटिलिटी बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अब वोलैटिलिटी को अगर हम 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये DMT हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम चाहें तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वोलैटिलिटी को इक्वेट करने की बजाय हम DMT ऑफ एसेट्स को भी DMT ऑफ लायबिलिटी के इक्वेट करके इम्यूनाइजेशन प्रोसेस लगा सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन पे आ जाओ। तीसरी कंडीशन क्या थी, V डबल डैश A इज मोर देन V डबल डैश L। ठीक है, या V डबल डैश A आई नॉट, अगर मैं इसको VA से डिवाइड कर दूं और इसको मैं VL से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉन्वेक्सिटी ऑफ एसेट्स इज मोर देन कॉन्वेक्सिटी ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो अब वहीं पे वापस आ जाता हूं मैं। जब मैंने पिछली क्लास में कॉन्वेक्सिटी एक्सप्लेन किया था तो एक मैंने चीज़ ग्राफ से बताई थी कि मान लो ये ड्यूरेशन है, ये लायबिलिटीज़ हैं, ये एसेट्स हैं। अगर मैं इस तरह से देख लूं कि कॉन्वेक्सिटी ऑफ एसेट्स यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रही है, लायबिलिटी की कॉन्वेक्सिटी से ज़्यादा है। तो देखो करंट इंटरेस्ट रेट से अगर इंटरेस्ट रेट में जितना मर्जी चेंज आ जाए तो एसेट्स का जो चेंज आएगा, भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एसेट्स जो होंगे वो हमेशा लायबिलिटी से ज़्यादा ही रहेंगे। इंटरेस्ट रेट गिरता है तो भी एसेट्स जो होंगे आपके लायबिलिटी से ज़्यादा ही रहेंगे। तो ये कंडीशन जरूरी हो गई ना। मैंने बॉन्ड ए और बॉन्ड बी के प्राइस के हिसाब से बताया था, यहाँ पर मैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा चुन लूँ कि एसेट्स की कन्वेक्सिटी लायबिलिटी की कन्वेक्सिटी से ज़्यादा हो जाए तो इस सिचुएशन में जो भी इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा हमारे एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू हमेशा लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा ही रहेगी। इट मीन्स कि हमारा जो सरप्लस है वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलो इनको ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। ए फंड मस्ट मेक पेमेंट ऑफ 50,000 at time 6 year and at time 8 year। एक फंड है जिसको कि लायबिलिटीज क्या है, 6 साल बाद पैसा देना है और 8 साल बाद पैसा देना है। कितना कितना, 50,000 50,000। ठीक है, VL क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा 50,000 V की पावर 6 प्लस 50,000 V की पावर 8 एट द रेट ऑफ 7%। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, टेबल में से वैल्यू पुट कर दो, 62418 आ गया।
वो कहते हैं शो दैट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट कैन बी अचीव्ड बाय परचेजिंग एक 5 साल और एक 10 साल वाला जीरो ओपन बॉन्ड। कहते हैं 2 बॉन्ड आपको खरीदने हैं, एक 5 साल वाला जीरो ओपन बॉन्ड और एक 10 साल वाला। अब आप देखो इम्यूनाइजेशन आप अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मान लेता हूं मैं कि मैंने बॉन्ड खरीदे 5 साल वाले और 10 साल वाले, कितने कितने फेस वैल्यू के, P फेस वैल्यू और Q फेस वैल्यू, मतलब जिनका रिडम्पशन प्राइस इतना है। तो इसका VA क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा PV5 प्लस QV10। मैं इसमें ना इंटरेस्ट रेट पुट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी डेसिमल में फिगर्स आ जाएंगी, कैलकुलेशन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि VA और VL क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सो PV5 प्लस QV10 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 62418 होना चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ये मैं फर्स्ट मेथड से करूँगा क्वेश्चन को, यानी कि कौन सा मेथड, वोलेटिलिटी वाला नहीं करूँगा मैं, जो डेरिवेटिव वाला मेथड है उससे करता हूँ। अब सेकंड कंडीशन के लिए मुझे VL निकालना पड़ेगा, V' L निकालना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू I डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं। -6V⁻7 प्लस 50,000 -8V⁻9 हो गया। एट द रेट ऑफ 7% मैंने कैलकुलेट किया, मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है। दिस इज -404,398। V' करता हूँ अगर मैं, -5V6 प्लस Q इंटू -10V⁻11 हो गया। V' को V' L के इक्वेट करता हूँ, इसमें से मैं -5V ले लेता हूँ कॉमन। PV5 प्लस 2QV10 इज इक्वल टू -404,398। इस 5V को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं तो PV5 प्लस 2QV10 इसकी वैल्यू आ गई हमारी 86,541। इसको मैंने इधर लाके डिवाइड कर दिया और V की वैल्यू डाल दी। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ, मैं तो सिर्फ P और Q चाहिए, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूँगा PV5 तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा QV10 इज इक्वल टू समथिंग 24123। तो मेरा Q का वैल्यू निकल आएगा, Q का वैल्यू आ रहा है 47454। QV10 को अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मेरा PV5 का वैल्यू निकल आएगा। अब PV5 की वैल्यू निकल आई समथिंग, तो इससे मेरी P की वैल्यू निकल आएगी। P की वैल्यू आ रही है 53710। अब P और Q तो निकल आए, ठीक है, Q भी निकल आया कि इतना ये वाला बॉन्ड 10 साल वाला और इतना 5 साल वाला खरीद लो। बट किसने ये प्रूव किया कि इससे हो ही जाएगा मेरा काम? तो हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन थी V''L। V''L किया मैंने, वो आ रहा है 50,000, 42V⁸ प्लस 50,000, 72V⁸10 एट द रेट ऑफ करंट रेट 7% है। इसकी वैल्यू आ रही है 302,2276.57। V''A किया तो आया P इंटू 30V⁸7 प्लस Q इंटू 110V⁸12। इसमें मैंने P की वैल्यू डाल दी 53710 इंटू 30 इंटू V7 की वैल्यू डाल दी, प्लस Q की वैल्यू डाली दैट इज 47454 इंटू 110 इंटू इसकी वैल्यू डाली। तो ये वैल्यू जो मेरी आ रही है दैट इज 3321152.44। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ एसेट्स जो है मेरा मोर देन डबल डेरिवेटिव ऑफ लायबिलिटी आ गया। तो इसका मतलब फंड जो है हमारा क्या है? हमारा फंड जो है, फंड इज इम्यूनाइज्ड। अब अगर मान लो आपका दिल करता है, एग्जाम में नहीं, अगर आपका दिल करता है घर पे बैठ के ये चेक करने का कि ये
तो ठीक है, मैथमेटिकली तो समझ आ गई बात। अगर मान लो सचमुच इंटरेस्ट रेट बढ़ के 7% से 7.25 हो जाता है, तो आप चेक करना चाहते हो, आपने ना VL निकाल लेना 7.25% पे, वो आ रही है 61416। आप VA निकाल लेना 7.25% पे, वो आ रही है आपकी 61416.99। आप बोलोगे क्या यार कितना फर्क पड़ गया? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, VA मोर देन VL आ रहा है, यानी कि थोड़ा ही सही बट नेगेटिव नहीं हो चला जाना चाहिए। इसी तरह आप चाहो तो 6.75% के लिए खुद से चेक कर सकते हो कि उससे भी जो VA और VL निकलेंगे ना, आपका VA मोर देन VL आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन को अगर हम सेकंड मेथड से करना चाहें, सेकंड मेथड मतलब अगर एग्जाम में लिखा आ जाता है कि आपको रेडिंगटन्स कंडीशन यूज करनी है, तो आप क्या करेंगे? तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी? फर्स्ट कंडीशन तो तब भी सेम थी, VA इज इक्वल टू VL होना चाहिए, तो इक्वेशन वही आएगी जो हमने पहले निकाली थी, PV5 प्लस QV10 इज इक्वल टू 62418 आई थी, वही थी इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या थी? वोलेटिलिटी निकाल लो। तो वोलेटिलिटी हमने जो निकाली, तो वोलेटिलिटी ऑफ लायबिलिटी क्या हो जाएगी? -V' अपॉन VL। ठीक है, वोलेटिलिटी ऑफ लायबिलिटी अगर कैलकुलेट करना हो फिर तो सीधा क्या है, -404398 डिवाइड बाय 62418, ये इसकी वोलेटिलिटी निकल जाएगी। वोलेटिलिटी ऑफ एसेट चाहिए तो हमें इसको -V' अपॉन VA करना पड़ेगा। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो पॉजिटिव हो गया 5PV6 प्लस 10QV11 डिवाइडेड बाय VA मतलब PV5 प्लस QV10। ठीक है, एंड अगर मैं इसमें इसकी जगह पर फर्स्ट इक्वेशन से 62418 जो था इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, तो -5PV6 प्लस 10QV11 डिवाइडेड बाय 62418। VA और VL को इक्वेट करना है, तो 5P, कंडीशन क्या है? वोलेटिलिटी ऑफ एसेट इज इक्वल टू वोलेटिलिटी ऑफ लायबिलिटी होनी चाहिए, तो 5PV6 प्लस 10QV11 डिवाइडेड बाय 62418 इज इक्वल टू 404398 डिवाइडेड बाय 62418। तो ये तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन V अगर कॉमन लेके मैं डिवाइड कर दूँ तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आ जाएगी? PV5 प्लस 2QV10 इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, वो वही इक्वेशन आ जाएगी 86541 की। अब सॉल्व करना फर्स्ट और सेकंड को आपको मैंने बता ही दिया है कैसे सॉल्व करते हैं। आपकी P की वैल्यू आ गई है क्या? 53710। आपकी Q की वैल्यू आ चुकी है 47454। तो आप बोलोगे फ़र्क क्या हुआ इसमें? कोई फ़र्क नहीं है, बस आपने वोलेटिलिटी निकाल के दिखानी है, वोलेटिलिटी निकाल के दिखानी है, आपको सीधा डेरिवेटिव से इक्वेट नहीं कर देना है। थर्ड कंडीशन क्या थी? आपको कॉन्वेक्सिटी निकाल के दिखानी है। आपने V'' किया, उसकी वैल्यू आपने निकाली, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको जब फर्स्ट कैटेगरी से किया था तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो मैंने वहीं से कॉपी कर ली। V'' करता हूँ मैं अगर, तो 53710 इंटू 5 6 30 V⁻7 प्लस 47454 इंटू 110 V⁻12 डिवाइडेड बाय, ये तो V'' हो गया। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी 3321152.44। अब मुझे जब कॉन्वेक्सिटी ऑफ लायबिलिटी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा? V'' डिवाइडेड बाय VL करना है। ठीक है, तो 3052276.57 डिवाइडेड बाय 62418 करना है, तो ये कॉन्वेक्सिटी हमारी आ गई 48.90। इसी तरह कॉन्वेक्सिटी ऑफ एसेट निकाल लेंगे आप, वो आ जाएगी 323321152.44 डिवाइडेड बाय 62418 विच इज़ इक्वल टू 53.208। तो हमने देखा कि कॉन्वेक्सिटी ऑफ एसेट्स इज मोर देन
कन्वेक्सिटी ऑफ लायबिलिटी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंड है, अगर हम इतने इतने बॉन्ड्स 5 साल और 10 साल वाले खरीद लें तो हमारा फंड जो है इम्यूनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन था जीरो कूपन बॉन्ड के लिए। तो अगर कूपन पेइंग बॉन्ड का केस आ जाता है, अगर कूपन पेइंग बॉन्ड का केस आ जाता है तो कैसे करेंगे? ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंपनी हैज टू पे 2000 इंटू 10 माइनस टी एट द एंड ऑफ ईयर टी। टी के लिए 5 6 7 8 9 है, टी को मैं 5 डालता हूं तो वैल्यू आ रही है 5 साल पे 10,000, 6 साल पे 8,000, 7 साल पे 6,000, 8 साल पे 4,000 और 10 साल पे 2,000 की पेमेंट होनी है। दीज आर द लायबिलिटीज। ठीक है, तो अगर मैं VL की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12,000 A5 माइनस में 2,000 IA5। ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कहाँ पे? 4 पे। तो इसको V/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ये मैंने डिक्रीजिंग एन्युटी का केस लगाया है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। 10,000 V5, 8,000 V6, 6,000 V7 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो VL आ गया 20796। ठीक है जी, चलो लायबिलिटी की तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। चलो 2 नंबर तो आ गए। ठीक है, अब वो कहता है द कंपनी वांट टू इम्यूनाइज इट्स एक्सपोजर टू द लायबिलिटी बाय इन्वेस्टिंग इन 2 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड ए है जो 5% का एनुअल कूपन देता है और 15 साल का रिडम्पशन है। बॉन्ड बी जो है 5 साल के बाद उसकी रिडम्पशन है और दोनों की ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड जो है सेम है, जो कि इंटरेस्ट रेट है जिसके बेस पे हमने लायबिलिटीज को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता बॉन्ड कितनी फेस वैल्यू का है, तो लेट द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेस वैल्यू मतलब पार वैल्यू उसकी कितनी है, उसकी है जो 15 साल वाला है, ये 15 साल वाला बॉन्ड है। एक बॉन्ड बी है जो 5 साल वाला है। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू यानी VA निकालता हूँ, तो क्या होगा? अगर 1 रुपये वाला बॉन्ड है तो 0.05 आएगा, अगर 100 वाला बॉन्ड है तो 5 आएगा। अगर A फेस वैल्यू का बॉन्ड है तो 0.05 A इंटू A15 प्लस A इंटू V15, ये इसका प्राइस आ जाएगा। और दूसरा जो है वो तो जीरो कूपन बॉन्ड है, दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड है कौन सा? 5 साल वाला, तो B इंटू V⁻5 आ जाएगा। इसको आप किसके इक्वेट कर देंगे? इसको आप इक्वेट कर देंगे VL के। तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, तो मेरा VA को VL को जब मैं इक्वेट करूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है दैट इज 0.902877A प्लस में 0.74725B इज इक्वल टू 20796। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इम्यूनाइज करना है। इम्यूनाइज करना है तो पहली कंडीशन तो आपने VA इज इक्वल टू VL कर दी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि उनकी वोलेटिलिटी बराबर होनी चाहिए। आप चाहो तो DMT भी बराबर कर सकते हो। DMT करना आसान रहता है। रीज़न क्या है उसके पीछे कि डेरिवेटिव जो है NVN होता है, मतलब पावर बढ़ती नहीं है। तो अगर मैं DMT ऑफ लायबिलिटीज़ की बात करूँ, मतलब अगर एन्युटी है तो उससे सीधा इंक्रीजिंग एन्युटी आ जाता था ना। ठीक है, अगर DMT ऑफ लायबिलिटीज़ की बात करूँ तो देखो डेरिवेटिव करना ना यहाँ पे मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में V⁻4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा भी कर सकता था, 10,000 V⁻5, 8,000 V⁻6 ऐसे करके भी मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकता था। तो मैंने DMT निकालने के लिए वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू लिख ली कि प्रेजेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव करूँगा, यानी V डैश जो प्रेजेंट वैल्यू उसको विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं। तो DMT के लिए क्या किया मैंने? न्यूमरेटर को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा?
10,000 into 5v5 plus 8,000 into 6v6 plus 6,000 into 7v7 plus 4,000 8v8 plus 2,000 into 10v10. डिनोमिनेटर ऑलरेडी निकला हुआ है कितना 20796. तो डीएमटी ऑफ लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ऊपर वाले को पूरे को मैंने एट द रेट ऑफ जो भी इंटरेस्ट रेट है कितना है 6%, ऊपर वाले को 6% पे कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 129,865. तो डीएमटी क्या हो जाएगा 129,865 डिवाइडेड बाय 20796 विच इज 6.245 ईयर्स. अभी डीएमटी ऑफ एसेट निकालना बाकी है, अभी मैंने सिर्फ लायबिलिटी की निकाली है. अब एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स में प्रेजेंट वैल्यू क्या थी 0.05 ए इंटू A5 था, तो उसमें डेरिवेटिव करूंगा तो A5 का क्या हो जाएगा IA5 प्लस A इंटू V पावर 15 था तो उसका क्या हो जाएगा 15V पावर 15 हो जाएगा, प्लस B में V पावर 5 था तो 5V पावर 5 हो गया. ये तो हो गया न्यूमरेटर सॉल्व. डिनोमिनेटर क्या था 20796, तो डिवाइड सेम ही करना होता है. ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जब मैंने कैलकुलेट की तो मेरे पास इसको किसका इक्वेट करना है, इसको किसका इक्वेट करना है, आप चाहो तो इसको 129,865 डिवाइडेड बाय 20796 के इक्वेट कर दो ताकि ये सीधा कट जाएगा, या आप 6.245 के इक्वेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इससे आपकी जो डीएमटी ऑफ एसेट्स और डीएमटी ऑफ लायबिलिटी का इक्वेट करने से जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज 9.62339A प्लस 3.7363B डिवाइडेड बाय 20796. इसको पूरे को इक्वेट किया तो 129,865. ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ रही है. अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, सेकंड इक्वेशन है. क्या मैं आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना भी सिखाऊं इसको, तो ए की वैल्यू हमने किसी भी एक इक्वेशन से निकाल ली. 129,865 माइनस 3.7363B डिवाइडेड बाय 9.62339. इस ए की वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में जो दूसरी वाली इक्वेशन में डाल देंगे, हमारी ए और बी की वैल्यूज निकल जाएंगी. ठीक है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये पार्ट मेरा काम नहीं है. ए की वैल्यू 5068 आ गई, बी की वैल्यू 21707 आ गई. मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया मैंने वहीं से उसकी ए और बी की वैल्यूज भी पुट करके आपको दिखा दी. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या हमें थर्ड कंडीशन के लिए बोला था, नहीं. डिटरमिन द अमाउंट that the company should invest in each or two bonds to ensure that the PV of discounted mean term present value and DMT उनकी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो वैसे अगर क्वेश्चन ये होता कि विदाउट कैलकुलेटिंग, क्वेश्चन ये होता विदाउट कैलकुलेटिंग द कॉन्वेक्सिटी कमेंट करो या बताओ कि क्या ये हमारा फंड इम्यूनाइज रहेगा. तो देखो लायबिलिटीज का टोटल स्प्रेड कितना था, 10 साल में सारी लायबिलिटी खत्म हो रही थी. एसेट्स का टोटल स्प्रेड कितना है, पहला वाला एसेट कौन सा है 15 साल वाला है, दूसरा 5 साल वाला है. तो एसेट्स का टोटल स्प्रेड कितना है 15 है. जिसका स्प्रेड ज़्यादा होता है उसकी कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा होती है. तो इसका मतलब आप अगर नहीं भी कैलकुलेट करते तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि एज द स्प्रेड ऑफ द एसेट इज मोर देन द स्प्रेड ऑफ द लायबिलिटी, देयरफॉर आवर फंड कैन बी इम्यूनाइज्ड इफ वी टेक द बॉन्ड ए में 5068 फेस वैल्यू के बॉन्ड खरीदते हैं और बॉन्ड बी में हम 21707 फेस वैल्यू के जीरो कूपन बॉन्ड खरीदते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर.